सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जो कि दिल्ली दौरे पर हैं और आज आरएसएस कार्यालय केशव कुंज पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने संघ पदाधिकारियों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सीएम धामी पार्टी के कई नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से भी मिलने का कार्यक्रम है। वहीं सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई है। और उधर पूरे उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है और अब तक पूरे प्रदेश में 159 अवैध मदरसे सील किए गए, जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। इन सील 159 अवैध मदरसों में 65 मदरसे उधम सिंह नगर, 43 अवैध मदरसे हरिद्वार, 44 देहरादून और 2 अवैध मदरसे पौड़ी में सील हुए, जबकि नैनीताल में 4 और अल्मोड़ा में 1 अवैध मदरसा सील किया गया। अवैध मदरसों के खिलाफ हो रही कार्रवाई के बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। मदरसों के लिए सरकार नए सिरे से नियमावली बनाने जा रही है, तो इधर मदरसों को लेकर सियासत भी जोरों पर है। तेरह जिलों वाले छोटे से उत्तराखंड में करीब 150 अवैध मदरसे मंगलवार तक सील किए जा चुके हैं। सबसे अधिक मदरसे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में हैं। इतनी बड़ी तादाद में खुले मदरसों को लेकर अब सरकार के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये मदरसे कब और कैसे खुल गए? मैदानी जिलों में ही ज्यादातर मदरसे खुले हुए हैं। क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत खोले जा रहे हैं? इन मदरसों को फंडिंग कौन कर रहा है? मदरसा संचालकों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? इसके लिए सरकार अब मदरसों के लिए ठोस नियमावली बनाने जा रही है। इसके तहत अब मदरसों को रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान अपने वित्तीय स्रोत का भी खुलासा करना होगा। मदरसों को मान्यता देने वाली समिति में डीएम को भी शामिल किया जाएगा। उसमें यह व्यवस्था प्राविधानित कराई गई है कि जिला अधिकारी की भूमिका जो है मान्यता नियमावली में रखी जाए, नंबर 1। और ये वित्तीय जो फंडिंग होती है, फंडिंग में भी जो है पारदर्शिता लाई जाए। उसमें उनको सोर्स कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से फंडिंग हो रही है, और वो उनको बताना जो है। अगर वो मान्यता नियमावली शासन स्तर से अप्रूव हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर वो पास होने के बाद उनको बताना आवश्यक हो जाएगा। मदरसे अवैध हैं, एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड नॉर्म्स नहीं हैं, तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। और उनकी फंडिंग कैसे हो रही है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अवैध रूप से बनाई गई मजारों के ध्वस्तीकरण के बाद अब मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर राजनीति भी गर्म है। पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने मदरसों को अवैध कहने पर सवाल खड़े किए। अब कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का भी कहना है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। तो बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है। एक ही एजेंडा जो है भारतीय जनता पार्टी के पास रहता है, वो रहता है कि सामाजिक स्वार्थ को किस तरीके से समाप्त किया जाए, खराब किया जाए, उस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जो भी मदरसे अवैध रूप से बने हुए हैं, अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, अवैध रूप से फंडिंग से पोषित हो रहे हैं, इन सब कारणों से अगर किसी को रद्द किया गया है, किसी को बंद किया गया है, इस पर कांग्रेस की आपत्ति मुझे समझ में नहीं आती। कांग्रेस जो है अनावश्यक रूप से केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, उसको पालन पोषण करने के लिए कांग्रेस इस प्रकार की गतिविधियां करती रहती है। मदरसों पर एक्शन पर सियासी ही नहीं कानूनी डार भी शुरू हो गई है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है, तो हाई कोर्ट में भी एक रिट लगाई गई है। लेकिन सरकार अपने रुख पर अडिग है। सरकार का मानना है कि जो भी नियमानुसार मानकों पर खरा नहीं उतरेगा, उसे हर हाल में कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। देहरादून से भारती सकलानी के साथ सुनील नौ प्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में कांग्रेस की महिला विंग ने सीएम आवास कूच किया। कई मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिला कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोक दिया। महिला कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और यूसीसी में लिव इन को लेकर विरोध जताया है।
है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही, युवाओं के पास रोजगार नहीं है और ये सरकार जिस तरीके से यूसीसी को, लिव इन रिलेशनशिप को यूसीसी के माध्यम से इस प्रदेश में थोपने का काम करे, कमजोर भू कानून का लाने का काम करे, इन तमाम मुद्दों के साथ आज हम सरकार को घेरने का काम। इधर नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में खड़िया खनन को लेकर सख्त रुख अपनाया और एसएसपी को आदेश दिए हैं कि खनन सामग्री की निकासी पर तत्काल रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर आदेश का उल्लंघन होता है तो दोषियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं अदालत में कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट सौंपी थी और उसी के आधार पर ढपटी गांव में भी खनन अधिकारी को सर्वे करने के आदेश दिए गए हैं ताकि अवैध खनन की स्थिति का पता लगाया जा सके। साथ ही मामले में 27 मार्च तक सरकार को अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा भी अदालत में पेश करना होगा। वहीं हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है, जो अवैध खनन से परेशान थे। पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था, घरों में आ रही दरार, जल स्रोतों में पानी की कमी की वजह से लोग परेशान थे, चिंतित थे। उन्हें उम्मीद जगी है कि प्रशासन सख्ती से अब कार्रवाई करेगा। रामनगर की कोसी नदी में बड़ी बड़ी मशीनों से खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जेसीबी, पोकलैंड जैसी मशीनों से खनन किया जा रहा है। ये वीडियो कोसी नदी के खड़ंजा गेट का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आईसीएसई, सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड से संबंधित स्कूल ना तो 3 साल से पहले फीस बढ़ा सकते हैं और न ही किसी खास दुकान से किताब कॉपी लेने के लिए दबाव बना सकते हैं। बावजूद इसके देहरादून, मसूरी और नैनीताल जैसे शहरों में अलग ही खेल चल रहा है। कैसे अभिभावकों को लूटा जा रहा है स्कूलों की ओर से, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 5000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें 20% स्कूलों को सरकार से कई तरह की छूट भी मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद निजी स्कूलों में डेवलपमेंट चार्ज तो कभी एडमिशन फीस के नाम पर हर साल फीस बढ़ा दी जा रही है। हालांकि शिक्षा विभाग ने दावा किया है कि कोई भी स्कूल 3 साल से पहले फीस नहीं बढ़ा सकता है। इसी प्रकार से जो शासनादेश हमारा है उसमें लिखा गया कि 3 साल तक कोई विद्यालय फीस नहीं बढ़ाएगा। 3 साल तक से ऊपर बढ़ाएगा तो उसमें 10% की विधि, अधिकतम 10% विधि कर सकेगा। तो इसलिए फीस बढ़ाएं जैसा एकदम बढ़ाएं जैसा कोई ऐसा मामला आता नहीं है। कुछ स्कूलों पर यहाँ तक आरोप है कि उन्होंने अपने स्कूल के नाम से ही कॉपी और बुक्स छपवा रखी हैं और पेरेंट्स को खास दुकान से ही बुक्स, कॉपी, बैग खरीदने का दबाव डालते हैं। वहीं पेरेंट्स भी जानते हैं कि कई स्कूल फीस बढ़ाने के साथ कॉपी, किताब, ड्रेस खरीदने के लिए कहते हैं, लेकिन वो भी चाहकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो अपनी मर्जी से ही ले रही हूँ यहाँ पे आकर के, लेकिन बुक्स का भी पर्टिकुलर रहता है कि इसी वाली शॉप से लेना है और यही वाली बुक्स चलेंगी। अभी तो खैर गवर्नमेंट ने शायद इसमें कुछ काम तो कर रही है गवर्नमेंट ना, पहले से तो बेटर हो गया। अभी 2 बुक गवर्नमेंट की भी कर दी है स्कूल वालों ने कि वही बुक्स 2 बुक्स मतलब कंपलसरी कर दी गई है ना प्राइवेट स्कूल्स में भी। वो भी गलत है और बुक्स मेरे हिसाब से तो चेंज नहीं होनी चाहिए हर साल। ये तो वेस्टेज ऑफ पेपर है, फुल वेस्टेज ऑफ पेपर है। पैसे की चलो मनी की कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन आजकल कहते हैं सेव अर्थ, सेव पेपर, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो लेकिन ये तो पेपर की फुल वेस्टेज है। सरकार ने भले ही 3 साल तक फीस ना बढ़ाने का आदेश दिया है, लेकिन कई स्कूलों ने जनवरी या फिर फरवरी महीने के अंत में ही अपनी फीस बढ़ा दी है और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए ऐसे स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ से चंद्रशिला घूमने आया पर्यटक घायल हो गया। बर्फ में गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लगी है, जिसके बाद घायल पर्यटक ने एसडीआरएफ को सूचना दी। एसडीआरएफ फौरन ही 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ मौके पर पहुंचकर पर्यटक का रेस्क्यू किया गया। उस अस्पताल में उसे ले जाया गया जहां पर उसका इलाज हो सके। दिल्ली का पर्यटक आशुतोष अपने दोस्तों के साथ चोपता से ऊपर चंद्रशिला पर गया था, जहां पर वो चोटिल हो गया। ऊपर घूमने के लिए मंदिर पे, तो आते समय मेरा पैर फिसल गया, इसकी वजह से मुझे थोड़ा इंजरी आ गया था। तो मैंने कांटेक्ट किया एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम को, तो कांटेक्ट करने के तुरंत बाद आ गए वो लोग
और स्ट्रेचर पे मुझे नीचे लेके आए। चारधाम यात्रा के लिए ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अब तक चारधाम यात्रा के लिए 7,47,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण हुआ है। 2,42,000 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जबकि गंगोत्री के लिए 1,38,000, यमुनोत्री के लिए 1,34,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। पर्यटन विभाग भी तैयारियों में जुटा है। ऋषिकेश में परिवहन विभाग 100 से ज्यादा हाईटेक गाड़ियों को उतारने जा रहा है। वहीं परिवहन विभाग का कहना है कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें, चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब से शुरू हुआ है तब से लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और इस बार यह अनुमान है कि पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। लिहाजा हर विभाग यात्रा की पुख्ता तैयारी में जुटा है। आवश्यकता पड़ने पर हर वर्ष की भांति रोडवेज अपनी भूमिका निभाएगा और प्रशासन की और शासन की पूरी मदद करेगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन से जुड़ी बड़ी खबर है। कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन के अंतिम स्टेशन सिवाई में टनल आर पार हो गई। गौचर से सिवाई टनल का ब्रेक थ्रू हुआ। वहीं टनल के आर पार होने पर कर्मचारियों, अधिकारियों और मजदूरों ने जश्न मनाया। इससे पहले स्केप टनल का ब्रेक थ्रू हो चुका है। एक तरफ से दूसरे छोर तक, यानी कि टनल के ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि टनल में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा जा सकता है, आर पार हुआ जा सकता है, जिसके बाद इन सभी मजदूरों ने जश्न मनाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले जो स्केप टनल बनाया गया था उसका ब्रेक थ्रू हुआ था, जिसका वीडियो सामने आया था। अब मुख्य टनल का भी ब्रेक थ्रू हो गया है, यानी खुदाई का काम एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो चुका है। अब एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जा सकता है। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी पहाड़ चढ़ना ही नहीं चाहते। पहाड़ी जिलों में ट्रांसफर होने पर किसी न किसी नेता की सिफारिश लगा लेते हैं और अपनी पोस्टिंग रुकवा देते हैं। इसके पीछे लचीली ट्रांसफर पॉलिसी को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। कुछ दिनों पहले आईजी गढ़वाल ने उन पुलिसकर्मियों की लिस्ट जारी की थी जो लंबे समय से पहाड़ों में तैनात नहीं हुए थे। बकायदा उनका ट्रांसफर पहाड़ी जिलों में किया गया था। लेकिन हैरानी की बात है कि 20 से 30% पुलिस वालों ने राजनीतिक सिफारिश लगाकर अपने ट्रांसफर रुकवा दिए। हमने लास्ट ईयर के जितने भी पेंडिंग ट्रांसफर थे उसमें 90% ट्रांसफर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और किन्हीं लोगों के ट्रांसफर जो है वो रोके गए हैं। एक कुछ इन्वेस्टिगेशंस, उनके महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन उनके अंडर में थे और कंसर्निंग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करना था। तो इसमें जनपद प्रभारियों ने स्पेशल उन्होंने रिक्वेस्ट लिखी कि ताकि इनको कुछ दिनों तक के लिए रोक लिया जाए, तो उनको अग्रिम आदेशों तक रोका गया है। ट्रांसफर रुकवाने वाले ये वो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने आज तक पहाड़ी इलाकों में ड्यूटी नहीं दी और पहाड़ जाने से परहेज करने वाले सिर्फ पुलिस विभाग तक ही सीमित नहीं है। दूसरे सरकारी विभागों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। पहाड़ पे कोई चिकित्सक ऐसी सोचना घूम फिर के देहरादून आना पड़ता है या ऋषिकेश आना पड़ता है, उस तरह हल्द्वानी आना पड़ता है। इसी प्रकार कोई भी एजुकेशन के जो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल हैं या अच्छे शिक्षित प्रतिष्ठान है वहाँ पहाड़ पे नहीं है। एक दो खोल रखे पहाड़ पे तो नए के बराबर है वहाँ पर से, इसलिए कर्मचारी कभी पहाड़ पे जाने में हिचकिचाता है। वहाँ सरकारी कर्मचारी पहाड़ पर सेवा देने से बच रहा है, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जब सरकारी कर्मचारी पहाड़ पर ड्यूटी देने से परहेज करेंगे तो पहाड़ का विकास कैसे होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेन बर्तवाल की रिपोर्ट। इधर वन विभाग में जल्दी फेरबदल होने जा रहा है और इसके तहत 4 आईएफएस को इधर से उधर किया जा सकता है। आईएफएस पीके सुबुद्धि को बायोडायवर्सिटी बोर्ड की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि अगस्त 2023 में डीएफओ टॉन्स वन प्रभाग रहते हुए सस्पेंड किए गए सुबोध काला को पोस्टिंग दी जा सकती है। पिछले दिनों सिविल सर्विस बोर्ड की मीटिंग में इस लिस्ट को मंजूरी दी गई थी।
कुछ पदोन्नतियां हुई थी, कुछ लोगों को पीसीसीएफ बने हैं, एडिशनल पीसीसीएफ, तो नई जिम्मेदारियां देनी, तो 3-4 लोग ऐसे हैं, उसी को लेकर सीएसबी की सिफारिश आई है। बाकी जो रूटीन ट्रांसफर्स ये अप्रैल में स्थानांतरण सत्र आने के बाद किए जाएंगे। 2 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। फिलहाल यहां बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। लिंचोली तक पैदल मार्ग से बर्फ हटा दी जाएगी। अभी तक यहां तक बर्फ हटा दी गई है और अब इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तकरीबन 10 फीट से ज्यादा बर्फ अब भी जमा है, ये जानकारी सामने आ रही है, जिन्हें हटाने का काम चल रहा है। रास्ता साफ होने के बाद केदारनाथ धाम में बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा। अभी धाम में भारी बर्फ जमा है। केदारनाथ धाम और रास्ते पर विद्युत व्यवस्था भी ठीक की जा रही है। रामनगर हल्द्वानी रोड पर मंगलवार को एक हाथी आ गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये मामला रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज का है। और गाड़ी वाले भी बेलगढ़ में यह हाथी रोड पर दिखा। हाथी के आते ही देखिए किस तरह से गाड़ियां जहां थी वहीं ठिठक गई। ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला। इस पिकअप में मौजूद शख्स को कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा था कि कहीं हाथी उस पर अटैक ना कर दे। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर जंगल से निकलकर अचानक हाथी के सड़क पर आने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हाथी सड़क किनारे खड़ा हो गया, जिसे देख हाईवे से गुजर रहा ट्रैफिक थम गया। हालांकि जंगली हाथी ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। नैनीताल के फल बागानों ने देश के सभी बड़े शहरों को अपने स्वाद पहुंचाया है, लेकिन यहां के किसानों की सालों से मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी। पहाड़ी फल सब्जी के लिए मशहूर यहां का इलाका मंडी और कोल्ड स्टोरेज की कमी को झेल रहा है, तो वहीं सरकारों की घोषणा के बाद भी किसानों के हाथ खाली हैं। देश भर में अपने फलों के लिए मशहूर नैनीताल का रामगढ़ और मुक्तेश्वर के किसानों के लिए मंडी और कोल्ड स्टोर की मांग आज भी पूरी नहीं हो सकी है। और सेब, आड़ू, प्लम के साथ सब्जी उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन मंडी और कोल्ड स्टोर नहीं होने से कई बार खेतों और बागानों में ही फल और सब्जी खराब हो जाती है, और जिसका लाभ उठाकर बिचौलिए औने पौने दामों में किसानों से फल और सब्जियां खरीद कर मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे किसानों को खेतों की लागत भी नहीं मिल रही है। जहाँ तक मंडी और कोल्ड स्टोर का सवाल है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारे रामगढ़ क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, भीमताल विधानसभा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर यहाँ पर मंडी और कोल्ड स्टोरेज होते, जैसी दशा हमारे सेब की पिछले साल और नाशपाती की हुई, हमारे क्षेत्र में कि लोगों ने पेड़ों से तक नहीं तोड़े, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग इतनी ज्यादा थी कि उतने में माल बिक नहीं पा रहा था। वहीं विधायक से लेकर मंत्री और सरकार ने भी कई बार मंडी और कोल्ड स्टोर बनाने की घोषणा भी इस इलाके में की थी, मगर ये सब कागजों तक ही सीमित रहा। मंडी से मेरी बात हुई है, एक वहाँ पे उनके पास कुछ लैंड बैंक पहले से भी है, तो उसमें आप लोग इस फिजिबिलिटी को दिखवा लें कि वो फायदेमंद रहेगा, कितना हमारे पास वॉल्यूम आता है और कितने लोग इच्छुक उसको दलाने के, क्या दरें हैं। तो निश्चित रूप से ये अच्छा वहाँ पे सुझाव है, क्योंकि बहुत बड़ी बेल्ट है फल सब्जियों की और इसका बेमौसम में भी बहुत अच्छा हम फायदा ले सकते हैं, अच्छा पैसा ले सकते हैं, तो उसके लिए प्रयास कीजिए। इन 3 ब्लॉकों ओखल, काड़ा, धारी और मुक्तेश्वर में हजारों किसान फल और सब्जी उत्पादन से जुड़े हैं, मगर सालों से हो रही मंडी और कोल्ड स्टोर की मांग आज भी अधूरी है और कड़ी मेहनत के बाद भी किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। जरूरत है यहाँ मंडी और कोल्ड स्टोर बनाने की, ताकि ऑफ सीजन में भी किसानों को अच्छा मुनाफा कमा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। उधर चमोली की जोशीमठ में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। मंगलवार को हमने प्रमुखता से दिखाई थी खबर कि मलारी हाईवे पर सलधार के पास गर्म पानी का स्रोत सूख रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चमोली ने भूगर्भीय और वैज्ञानिकों की टीम सलधार भेजी। गर्म पानी के स्रोत का अध्ययन कर रही है ये टीम, साथ ही स्रोत पर खुदाई का काम भी चल रहा है। पानी सूखने
कि सही वजह का पता लगाया जा रहा है। डीएम साहब यहाँ आए थे, संदीप तिवारी जी, उनके सामने बात रखी गई। साथ ही फॉरेस्ट ने कुछ कार्य प्रारंभ किया है और सुनने में आ रहा है कि वैज्ञानिक ध्यान दे रहे हैं और वापस पानी पूरी तरह लौट आए, इस पर प्रयत्न हो रहा है। जोशीमठ में प्राकृतिक रूप से बहने वाला गर्म पानी का स्रोत सूख गया है। ये प्राकृतिक स्रोत जोशीमठ से 20 किलोमीटर आगे तपोवन के पास सलधार में है। इस स्रोत के सूखने के कारण क्या हैं, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। लोगों का कहना है कि देवभूमि में प्राकृतिक चीजों के साथ हो रही खिलवाड़ की वजह से ही ये स्थिति बनी है। बीते दिनों बारिश के बाद जिस तरह मेडिकल कॉलेज का ये हिस्सा दरका है, उससे पूरी तरह बिल्डिंग खतरे की जद में है। यही नहीं, इस इलाके में ऐसे कई स्लाइड जोन तैयार हो रहे हैं जो कभी भी दरक सकते हैं। मेडिकल कॉलेज को वजूद में लाने के लिए कॉलेज कैंपस में जहां 15 ब्लॉक बनने हैं, वहीं हॉस्टल कैंपस में 12 बिल्डिंग बननी है। इन बिल्डिंग को बनाने में पहाड़ों की कटिंग भी हुई है। ऐसे में अब ये सवाल भी खड़ा होने लगा है कि क्या इतने भारी भरकम स्ट्रक्चर का बोझ यहाँ की जमीन उठा सकती है। बिना जांच के, बिना परीक्षण के उस क्षेत्र में निर्माण किया है। आज आप देख रहे हैं लगभग 100 करोड़ के करीब पैसा खर्चा कर चुकी है सरकार, लेकिन आज एक बारिश होने में बेस हॉस्पिटल की बिल्डिंग गिरने की स्थिति में है। लैंडस्लाइड के बाद बिल्डिंग को बचाने की कवायद जरूर शुरू हुई है, लेकिन इसी इलाके में निर्माणाधीन कार पार्किंग बनने से पहले ही जमींदोज हो चुकी है। ऐसे में जमीन की मजबूती पहले ही सवालों के घेरे में है। वहीं मेडिकल कॉलेज का अभी 60% ही काम हो पाया है। ऐसे में बाकी का काम तेजी से हो रहा है, लेकिन भारी भरकम बिल्डिंग का बोझ जमीन कितना बर्दाश्त कर पाएगी कोई नहीं जानता है। मैं अपनी नज़र बनाए रखे हूँ। मैंने अपने वर्बल तरीके से फ़ोन से और लेटरों से इनको इन्फॉर्म कर दिया। वो लोग कहते हैं कि इसमें हम रिटेनिंग 3 स्टेप्स में दीवार देंगे, क्योंकि इसमें 200 बेड का अस्पताल ऑलरेडी बन चुका था, जिसमें 300 बेड का अस्पताल और बनना बाकी है। पहाड़ों में बड़े प्रोजेक्ट को वजूद में लाने के लिए कई चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। कुछ ऐसा ही अब मेडिकल कॉलेज के निर्माण के दौरान भी दिख रहा है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि बिल्डिंग बनाने के साथ ही गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए, नहीं तो मेडिकल कॉलेज का हाल इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। साहित्यकारा महादेवी वर्मा की आज जयंती है और इस मौके पर नैनीताल के रामगढ़ स्थित उनके घर यानी कि मीरा कुटीर में देश भर के साहित्यकार इकट्ठा हुए। महादेवी वर्मा के रामगढ़ में साहित्य सृजन की जानकारी युवा शोधार्थियों को दी गई। उनके रामगढ़ में किए गए कार्यों के साथ ही महादेवी वर्मा के जीवन चक्र को भी बताया गया। गौरतलब है कि रामगढ़ के इसी घर में महादेवी वर्मा रहा करती थी, काव्य पाठ भी यहाँ किया करती थी। आज भी महादेवी वर्मा से जुड़ी वस्तुएं यहाँ पर संजो कर रखी गई है। नई पीढ़ी को फिर से जागृत होना चाहिए और नई पीढ़ियों को ये काम फिर से जो है शुरू करना चाहिए कि ताकि साहित्य जो है जीवन में बना रहे। और साहित्य नहीं होगा तो फिर हम कैसे समझेंगे, कैसे हमारी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां कैसे समझेंगी। इसी प्रकार से इस पीठ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर लेखकों के रहने के लिए एक आवासीय सुविधा इस वर्ष से उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे परिसर में अमृतलाल नागर की स्मृति में एक लेखक गृह जो कि निर्माणाधीन है और उसका निर्माण अंतिम चरण में है। विकासनगर के सहसपुर में एक मां ने अपनी 7 महीने की बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक बच्ची बीमार थी और उसकी मां उसे झाड़ फूंक के बहाने छत पर ले गई। थोड़ी देर बाद वहां से लौटी और अपने काम में व्यस्त हो गई। काफी वक्त बीत जाने के बाद जब लोगों ने बच्ची को ढूंढना शुरू किया तो वो पानी की टंकी में मिली। परिवार के लोगों ने आरोपी मां से पूछताछ की तो मां ने सारी बात बता दी। फिलहाल आरोपी मां के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस उसे गिरफ्त में ले चुकी है। ये बच्ची कई दिनों से बीमार चल रही थी और उसके डॉक्टर और झाड़ फूक आदि भी चल रही थी। वो झाड़ फूक के लिए उसे ऊपर छत पे ले गई और फिर वापस जब आई तो और अपने कामों में लग गई। जब से काफ़ी पूछताछ के बच्ची के संबंध में पूछा गया
तो फिर वो बच्ची पानी की टंकी में मिली।